नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हम कह सकते हैं कि इस मामले में उद्वेलित है। बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते हुए एक ऐसे विषय की जिसमें कहा गया कि अगर 30 दिन तक कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलने के बाद वो हिरासत में होता है तो उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पहले तो ये नैतिकता थी कि अगर आप पर मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तारी वारंट जारी होता है उस पर भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये लिखित नहीं था, लेकिन ये अघोषित रूप से एक कानून था, नैतिक कानून था। मैं एक उदाहरण के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती। 2004 की बात है। उनके खिलाफ हैदराबाद की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोई आपराधिक प्रकरण नहीं था कि उन्होंने कोई घोटाला किया था या कुछ किया था। उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस तिरंगा यात्रा के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने की वजह से अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस गिरफ्तारी वारंट के जारी होने के बाद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो हैदराबाद की अदालत में पेश हुई। ये नैतिकता का एक उदाहरण। दूसरे तीसरे बहुत से उदाहरण हैं। एक ऐसा मामला वो था जिसको हम चर्चा में शामिल करेंगे। अडवाणी जी, अर्जुन सिंह, ऐसे कई मामलों पर आरोप लगे थे कि उनको पैसा दिया गया है। एक जैन डायरी कांड हुआ था, हवाला की बात थी, इस पर भी बात करेंगे। और लोगों ने संसद तक इस्तीफा दिया था। तो विपक्ष या सत्ता पक्ष बेईमानों पर मेहरबान क्यों? अगर सत्ता पक्ष बेईमानों पर मेहरबान है तब भी हम उसकी बहुत तीखी आलोचना करेंगे। अगर विपक्ष बेईमानों पर मेहरबान है तो उसकी भी तीखी आलोचना हम करेंगे, और ये सबको करनी चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष बेईमानों पर मेहरबान क्यों। चर्चा में हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी स्काइप पर रहेंगे, जूम पर रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक नई दिल्ली से जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता साथी श्री कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। ये बातें तो सब करते हैं, लेकिन क्या देश को लोग संविधान से या कानून से चलाना चाहते हैं? ये उनके आचरण से पता चलेगा कि उनका आचरण क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। सदन में, लोकसभा में जब ये बात आती है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बावजूद तिहाड़ जेल में रहते हैं और बहुत ढीठपने के साथ इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कभी संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि कभी देश में इतनी भी नैतिक गिरावट आएगी कि देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग किसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कल्पना से परे था। आज इसी पर हम बात करेंगे कि अगर ये प्रस्ताव आता है तो इसका विरोध करने वालों की दाढ़ी में तिनका है क्या? संयोग से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तीनों की दाढ़ी है। अब तिनका किसके है वो चर्चा में हम इसको लेकर आएंगे। पहले आपकी बात कि इस पूरे मुद्दे को आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो आचरण की बात कही, पहले आचरण बहुत मायने रखता था। एक शिक्षक के लिए भी जैसे बच्चों को पढ़ाता है तो पाठ्यक्रम बाद में होता है, आचरण सबसे पहले बच्चे उससे सीखते हैं। इसी तरह राजनेताओं के लिए, नेताओं के लिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनका आचरण ही उनकी कार्यशैली की पहली गारंटी हुआ करता था आम जनता के लिए, और वो नैतिकता का दौर था। अब बदलते दौर में भ्रष्टाचार की हालात ये हैं राघवेंद्र जी कि अब भ्रष्टाचार की खबरें आम जन को ना तो परेशान करती, ना उसके पास अब कोई सोच समझ बची। आम जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार उनकी मुख्य धारा का एक अंग बन चुका है। आप देखिए ना कि भ्रष्टाचार का हालात कितने खराब हैं कि अब रिश्वत को भी सुविधा शुल्क का नाम दिया गया है और आम लोग सब इसे स्वीकार करते हैं। ऐसे में अगर ये सत्ता पक्ष या सरकार द्वारा ये बिल लाया जाता है तो इस बिल को लाने के लिए होना तो ये चाहिए कि पक्ष और विपक्ष को एक होकर शुद्धिकरण की इस गंगा में सबको डुबकी लगानी चाहिए थी, लेकिन हो इससे कुछ अलग रहा है।
होता हुआ ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा। आप देखिए ना कि हालात क्या है कि विपक्ष अगर किसी सरकार की कोई गलत बात है, सरकार की अगर की कोई गलत मंशा है या सरकार की नीयत गलत है, तो उस पर तो विरोध करता हुआ बिल्कुल जायज लगता है। लेकिन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे, और वो भी नेताओं के, राजनेताओं के भ्रष्टाचार पे, जो बहुत बड़ी बात हो गई है, जी। उस पे अगर इस तरह की रोक रुकावट और ये बातें आती तो ये कहीं से जायज नहीं लगती। और अब ये तो शुरुआत है, ये बिल आना है, बिल आने के बाद जेपीसी बननी है। अगर विपक्ष इसमें शामिल होता है तो जेपीसी में उसकी अगर कोई मांग है, वो इसमें कुछ जुड़ाना चाहता है, वो इसे व्यापक रूप से पढ़ के इसमें कोई शुद्धिकरण करवाना चाहता है, तो उसका सबसे जायज तरीका है कि आप उस बिल की जेपीसी में जाइए और वहां अपनी बात और अपने तर्क, अपने विचार और जो भी है चीजें वो रखी जाएं, तो ठीक लगती हैं। उसका आकरण ही विरोध करना एक तरीके से आप देश की जनता को, जाने अनजाने विपक्ष ये बताना चाहता है कि उनके मन में भ्रष्टाचार को लेके किस तरह की सोच है, और वो भी नेताओं के, राजनेताओं के भ्रष्टाचार को लेके वो किस तरह का सोचते हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए भी कतई अच्छा नहीं है ये बात, जिस तरह की विपक्ष की जो बात करने जा रहा है। और इसका एक व्यापक असर मैं आपको और बताता हूँ जो देखने को मिलेगा। देखिए अभी बहुत नजदीक बिहार के चुनाव है। बिहार के चुनाव में जैसे एसआईआर को लेके विपक्ष एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, ऐसे में इस बिल का आना कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि चलो बिल तो आएगा, उस पर जेपीसी बनेगी या नहीं बनेगी, अगले सत्र में आएगा, वो एक अलग बात है कि अब अगले सत्र में। लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष को डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड में इसलिए आना पड़ेगा कि जब जब ये बात चलेगी कि भाई इस बिल का विरोध पूरे विपक्ष ने किया, और बिहार में लालू यादव कौन नहीं जानता कि वो भ्रष्टाचार का एक तरीके से पर्याय रही है। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल बहुत सारी दोनों बातें हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों स्वागत करें। जी। दरअसल मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि किसी भी ऐसे कानून पर जिससे राजा और रंक दोनों बराबर के पड़ले में खड़े होते हैं, लोकतंत्र है ये, किसी का भी रथ जमीन से 1 फुट ऊपर नहीं चलेगा, यहाँ सब बराबर है। वोट से सरकारें चुनी जाती है और वोट से सरकारें गिर जाती है। लेकिन सवाल यह है कि डर किस बात का है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हत्या करने पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साहब सजाए मौत ठीक नहीं है। बलात्कार पर सजाए मौत एक पक्ष आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लोगों ने ये भी कहा, बड़े नेताओं ने, कि बलात्कार की जो घटना है वो तो नवयुवकों का थोड़ा सा बहक जाना है, इसलिए वो बलात्कार हो जाता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने इसी तरह की बात की थी। तो ये जो मामला है कि आपको कानून से डर क्यों है। हमेशा सत्ता में बीजेपी नहीं रहेगी, कल आप आएंगे। अगर कानून बन रहा है तो वो सबके लिए है। इसमें डर का मतलब है कि दाढ़ी में तिनका है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी हैं। देवदत्त जी, दरअसल ये सारा मामला ऐसा है कि एक नारा चल रहा है वोट चोर, दूसरा नारा बिहार में चल रहा है चारा चोर, तीसरा नारा चल रहा है कि नवजीवन और हेराल्ड चोर। अब सवाल है कि ये चोरों का मामला है, ये सब पार्टियों में चोरों की जमात है। हर आदमी दूसरे को चोर को देख रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। ये जो कानून है, कानून बनने के बाद अदालतें इस पर फैसले करेंगी, पुलिस मुकदमे दर्ज करेंगी, कोर्ट में मामला जाएगा। अगर आपके खिलाफ कुछ है तो आप गिरफ्तार होंगे। लेकिन केजरीवाल की घटना ने सबको चौंका दिया है कि नैतिकता का पतन इस स्तर पर हो सकता है कि आप महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, अगर कोर्ट इस पर कुछ नहीं करता तो अनंत काल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहते और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते। सवाल यही है कि अगर कोई आदमी, खासतौर से पॉलिटिशियन, पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सीएम पीएम, अगर ये पुलिस की हिरासत में 30 दिन भी होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। जबकि सरकारी कर्मचारी 48 घंटे पुलिस की हिरासत में चला जाए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो भी लोक सेवक है, ये भी लोक सेवक है। आपकी राय, इसके विरोध के क्या मायने हैं? राजनेताओं की बड़ी धारणा है तो वो सब विरोध कर रहे हैं। बाकी ये कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया वो नहीं होता है। जनता एक तरह से कह रही थी इतना दोषी आदमी और मुख्यमंत्री बना था हुआ। एक तो ये वाकई में नैतिकता का मामला है। राजनेता जो आदर्श और शिक्षा की बात करते हैं उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं देते तो कानून बहुत जरूरी है। विरोध तो केवल ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको पता है कि उनके दामन में कितने दाग हैं,
या भविष्य में उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन सब से बचे रहें। अन्यथा क्या है, आप यदि सही हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मैं देखता हूँ कई बार कि हमारे ऊपर ये छापा वो छापा, आप कुछ नहीं छापा पड़ जाए, क्या दिक्कत है आप उसको। तो आप यदि सही रहोगे तो किसी भी कानून का आप सम्मान ही करोगे जो आपको नैतिक बनाए रखे कानूनी तौर पर। और यदि आपके अंदर कहीं ना कहीं गलत करने की इच्छा है, गलत किया है, तो हर कानून से आपको डर लगेगा, उसका आप विरोध करेंगे। एक सामान्य सी बात है, ये कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही, राजनेताओं के द्वारा अपराध बढ़ रहे हैं, और इसमें एक और होना चाहिए कि जांच थोड़ी जल्दी होना चाहिए समय सीमा के अंदर, क्योंकि कई बार नेताओं की जांच इतनी लंबी होती है कि वो पूरा अपना कार्यकाल और निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद परिणाम आते हैं, कोर्ट के आदेश आते हैं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो जब तक जो हमारे नेतृत्व करता है, देवदत्त जी, दरअसल अदालतों की प्राथमिकता तो कुत्तों पर भी सुनवाई करने की है। अदालतों की प्राथमिकता तो जिस देशद्रोही को या आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत हो गई हो, जिस देशद्रोही की मर्सी अपील राष्ट्रपति ने ठुकरा दी हो, उसकी भी सुनवाई अदालतें करती हैं। जब अदालतों की प्राथमिकताएं ऐसी होंगी तो फिर उनका ध्यान मामलों के जल्दी निपटारे की तरफ कम होगा। जब जनता के मामले देर से निपटेंगे तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें फिर विलंबित होंगी, और विलंबित न्याय नहीं होता, भले वो न्याय हो। समय सीमा के भीतर न्याय की ज़रूरत है। आपने कहा, मैं इस पर आऊँगा कि नैतिकता की बात जो लोग करते हैं उनको इस तरह के कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। कोई भी राजनेता ये कहकर वोट नहीं मांगता कि मैं बेईमानों की मदद करूँगा, लेकिन नेता बनने के बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद, वो बेईमानों के साथ खड़े देखते हैं। आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी तब नैतिकता के उच्च मानदंड उसने स्थापित करने के वादे किए थे। पूरा देश बड़ा आशान्वित था आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन जब बेईमानी का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसी फिसलन आई कि आधा मंत्रिमंडल लगभग तिहाड़ जेल में था, खुद मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में चले गए। तो सवाल है कि इस घटना ने इस तरह के कानून की ज़रूरत बताई, आवश्यकता बताई। राठी जी, दरअसल कानून का जानकार कोई अपराध करता है तो उसको फिर माफ़ी कम मिलती है, क्योंकि वो कानून को जानता है। अगर राजनीति करने वाले, सत्ता में रहने वाले अगर खुद ही नैतिक रूप से पतित होंगे तो उनकी माफ़ी नहीं, बल्कि मैं आम आदमी के नाते तो ये कहूँगा कि 30 दिन तक हिरासत में क्यों। जब 48 घंटे हिरासत में रहने पर कर्मचारियों, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो माननीय नेताओं को 30 दिन की हिरासत की मोहलत क्यों? वो तो मुकदमा दर्ज हो और उन पर इस्तीफे की बात होनी चाहिए। 2 दिन का आप उसमें मार्जिन ले लीजिए, लेकिन 30 दिन का मार्जिन भी क्यों होना चाहिए? जेपीसी में बात, चूंकि ये इस पर चर्चा होगी, आपकी राय कि इस बात से डर की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। आप बुरा देख के डरेंगे तो फिर तो कोई कानून चलेगा ही नहीं, हर कानून के दूसरा पहलू रहेगा। आपकी राय, क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा कि एक तो नैतिकता जो हमारे देश में होती थी, जैसे एक रेलवे का एक्सीडेंट होता था तो रेल मिनिस्टर इस्तीफा देता था, लेकिन पिछले कई सालों से कई रेल की बड़ी घटनाएं घट गई, और अभी एक हवाई जहाज की भी घटना घटी थी, लेकिन कहीं भी कोई मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हुआ नहीं नजर आता है। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं आजकल की पक्ष विपक्ष में भी जब चुनाव होते हैं बड़े आरोप लगते हैं, लोगों पे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो जो भी सत्ता में आ जाता है उसके पक्ष में जब चला जाता है तो आरोप खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस कानून का विरोध मुझे नहीं लगता है कि एक आम आदमी के नाते हमें जो अधिकार है वही प्रधानमंत्री को होना चाहिए, वही मुख्यमंत्री को होना चाहिए, जो आम आदमी का अधिकार है। तो नियम तो सबके लिए बराबर ही है हिंदुस्तान में, तो वैसे ही होना चाहिए। कोई विशेष दर्जा किसी को भी मिला है अगर, तो वो वैसे भी गलत है, तो वो कानून तो सही है। लेकिन राठी जी, 1975 में एक विशेष दर्जा मिला था। इंदिरा जी ने जब इस तरह का कानून संसद में लेकर आई थी इमरजेंसी के पहले, तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ देश की किसी भी अदालत में, क्योंकि उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था चुनाव को लेकर, और उसके चलते उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर। ये एक विशेष बात भारत के इतिहास में पहली बार हुई थी, इंदिरा जी ने उसको किया था। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा कोई विशेष दर्जा, चूंकि वो भी आम आदमी है और जनप्रतिनिधि जरूर हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो मेरा ये इसमें यह है कि विरोध की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम और देख रहे हैं,
इसमें मुझे लगता है इस कानून में और जो सुधार की आवश्यकता है वो ये है कि सांसदों को भी इसकी परिधि में लाया जाए। अगर सांसद बहस नहीं करता, क्योंकि लोकसभा हमारी बनी है एक अच्छी बहस के लिए, एक अच्छे विचारों को आदान प्रदान के लिए, उसके बाद कानून बन के जनहिताय कानून बनने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि विपक्ष हल्ला करता है और पक्ष जो है अपना कानून पास करा के चला जाता है, उसको एक सार्थक बहस ही नहीं होती। वो उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर कानून 100% सही बन सकता हो। इसीलिए तो लोकसभा में उसका चर्चा की बात रखी गई, लेकिन वो भी नहीं होती। लोकसभा में पहुंचते नहीं हैं, पहुंचते हैं तो मोबाइल देखते हैं या अन्य गतिविधियां ऐसी जो बहुत सारी टिप्पणी लायक गतिविधियां रोजी ऑनलाइन चूंकि चलता है तो दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब में भी ये संशोधन भी अति आवश्यक है कि कोई अगर जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा हो। अगर उसमें आपने कह दिया 30 दिन की बात, अब 30 दिन में अगर कोई जो डर विपक्ष का जो नजर आता है जो बातचीत से, जो होना नहीं चाहिए, भाई हमें अपनी अदालतों पे, संविधान पे, सब पे भरोसा सबको रखना ही चाहिए। लेकिन जो वो कहते हैं कि साहब विपक्ष को तो सत्ता में किस दिन, जरूरी नहीं कि एक ही पक्ष रहेगा, कभी आप भी रहोगे। तो जब आप आओगे तो आप भी वही काम करोगे जो ये कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो इसकी जगह अगर सार्थक बहस, सार्थक बिल और सार्थक चीजें हो तो वो सारी चीज जनता के हित में होगी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा जीएसटी की बात कही, आज देखिए आप पूरे देश में एक जीएसटी के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट हुआ है कि जीएसटी में छूट मिलेगी। तो ऐसी चीजें, इन पे बहस होना चाहिए। इसकी जगह हम बहस करते हैं कि ये बिल आ गया, इसका विरोध करना है। भाई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, गलत काम करेगा तो जेल जाना ही है, और जब जेल जाना है तो इस्तीफा देना ही है। तो उसमें बहस की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। बिल्कुल, सबसे खास बात यही है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध किसी भी विषय वस्तु के गुण दोष के आधार पर, अगर वो देश के खिलाफ है तो विरोध होना चाहिए, अगर वो देश के पक्ष में है तो उसके बारे में और समर्थन की बात होनी चाहिए। नागेंद्र जी, दरअसल ये मामला संयुक्त संसदीय कमेटी के पास गया है। जाहिर है कि इस पर सारे दल अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन खास बात है कि इसको और इसमें कसावट की जरूरत है। सरकार का प्रस्ताव 30 दिन का है कि 30 दिन अगर पुलिस हिरासत में कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा मानना ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं आम जनता के नाते कि अधिकतम अगर आप विशेष अधिकार देना चाहते हैं तो 5 दिन, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को 2 दिन, वो भी जनसेवक है और ये भी जनसेवक है, और इन पर तो ज़्यादा दायित्व है क्योंकि ये कानून बनाने वाले हैं। और कानून बनाने वाले पर अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है, इसका मतलब कि मुकदमा ऐसे दर्ज नहीं होगा। पहली बात तो उनके खिलाफ रिपोर्ट होना बड़ी बात है। किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर रिपोर्ट करने का कोई साहस कर रहा है, इसका मतलब कि मामले में बहुत ज़्यादा गंभीरता है, तभी रिपोर्ट हो रही है। और रिपोर्ट होना अलग बात है, फिर एफआईआर दर्ज होना जांच के बाद, ये और बड़ी बात है। रिपोर्ट करने का साहस और फिर जांच के बाद फिर एफआईआर दर्ज हो जाना, ये इसका मतलब कि मामला संगीन है। और दर्ज होने के बाद 30 दिन की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो तत्काल, लेकिन 2 दिन बहुत होते हैं। 2 दिन अगर कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या जैसा राठी जी कह रहे थे कि सांसद विधायक भी ये दायरे में होंगे, तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री उस दायरे में है तो सांसद विधायक भी उस दायरे में होंगे, होना चाहिए। ये जेपीसी में इस बात को आने की ज़रूरत भी है। मेरा कहना ये कि इसमें और कसावट और सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानून बनाते हैं उनके साथ कोई उदारता नहीं होनी चाहिए। बेईमानी और अपराध के मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? जी राघवेंद्र जी, देखिए पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि जो खास हैं उनका तो सब कुछ माफ है, और आम आदमी है उस पे अगर कानून का शिकंजा पड़ जाता है तो वो बिल्कुल साफ है। साफ से मतलब है फिर वो कानून शिकंजे की ऐसी गिरफ्त में लिया जाता है कि सारी धाराएं, सारे कानून की लिया होती है। ये बिल एक ऐसी कोशिश है कि जिससे आम आदमी में ये दृढ़ विश्वास आएगा कि हम और खास दोनों, आपने जो कहा कि एक ही धरातल पे खड़े हुए हैं। हाँ देखिए, राजनीतिक ये भी एक बात है कि राजनीतिक जो प्रतिशोध है उसकी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश बचती है, शायद उसी को इसीलिए थोड़ा सा एक समय। हालांकि एक बात आपने जो कही वो बिल्कुल जायज है कि देखिए अगर एफआईआर होना, एफआईआर क्वैश भी हो जाती है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के प्रावधान तक होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारी और हिरासत तो उसके बाद भी आखिरी चरण में आती है कहीं ना कहीं। और यही बिल दरअसल हमारे आम और खास को एक मंच पे लाता है।
बराबरी का दर्जा देता है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी जी। है। आप देखिए ना कि देश में जो भ्रष्टाचार का जो अभी माहौल है, ऐसे माहौल से अगर आम आदमी को अगर कोई निजात मिलती दिखेगी, कहीं ना कहीं उम्मीद की कोई दिखेगी, तो तभी दिखेगी जब खास पे कुछ कार्रवाई, खास भी उस दायरे में आए। बिल्कुल ये बिल सौ जाता हुआ दिखाई देता है मुझे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल राजनीति में बेईमानी बढ़ गई, इसलिए हर कोई डरता है कि अगर ये कानून आ गया तो फिर हम सब भी राजनीति से लगेंगे। आप देखिए कि एक कानून ऐसा है कि अगर किसी सांसद विधायक को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी रेयरेस्ट है। आप देखिए कि कुछ ही मामले ऐसे हुए जिसमें इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि उनको 2 साल की सज़ा हुई। अब इसके डर से तो ये कानून ही नहीं बनना चाहिए था कि इसका दुरुपयोग होगा। अब यही बात है कि बेईमानी इतनी ज़्यादा हुई है कि 100 में से 90 लीडर ये मानते हैं कि हमको पर तो कभी भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर से पैर तक बेईमानी से भरे हुए हैं, इसलिए डर रहे हैं। मुझे तो लगता है देवदत्त जी, इस पूरे मामले में विपक्ष को और सख्ती की बात करनी चाहिए कि इतने भर से काम नहीं चलेगा, प्रावधान और सख्त हों, उनमें कठोरता के साथ साथ समय सीमा घटाई जाए, और बल्कि मुकदमा दर्ज होते ही उनको इस्तीफा देना पड़े। लेकिन 2 दिन अगर हिरासत में है तब तो देना ही चाहिए, क्योंकि 30 दिन का समय बहुत लंबा होता है। आपकी राय, विपक्ष सख्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेईमानी बढ़ गई है। वो डर इस बात का बता रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो हर चीज़ का हो सकता है। ये जो डर है ये हर वक्त मौजूद है। कोई भी आप कानून लेकर आइए, ये डर हमेशा रहेगा कि साहब इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन कानून को बनाने वाले, कानून का पालन कराने वाले, उन पर हमको भरोसा करना पड़ेगा, यानी पुलिस पर, अदालत पर। तब आप देश में ठीक से रह पाएंगे। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। एक मौका था ये साहस दिखाने का कि हाँ हम निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, और कोई भी कानून ले आओ हमारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम सही है। इसमें तो बहुत जरूरी है कि ये कानून जल्दी से जल्दी आ जाए और इन पर कार्रवाई भी हो समय सीमा के अंदर, क्योंकि राजनीति की शुद्धता रखना समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब कानून के दायरे में सब लोग आएंगे, जो आम आदमी के लिए, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए, वही राजनेताओं के लिए भी होना चाहिए। तो ये तो एक ऐसा अवसर है, जो भी राजनीतिक दल इसका विरोध करेगा, मुझे लगता है कि वो होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा कहा जाएगा कि आप क्यों उस कानून से डर रहे हैं, आप सही हैं, कोई कानून से डरने की जरूरत नहीं। कानून बल्कि आपका सम्मान करता है, और आपके लिए ऐसे कानून बहुत जरूरी है। अन्यथा राजनीति में जिस तरीके से अब नैतिकता गायब हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उस हिसाब से अब कानून ही एक सहारा रह गया है कि जब नेताओं पर लगाम लगाई जाए या उन्हें नैतिकता का जबरदस्ती पाठ सिखाया जाए। मैंने दुबे जी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देश में एक ऐसा कांड हुआ था, हवाला, जिसको जैन डायरी कांड के नाम से भी लोग जानते हैं। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। उस जैन डायरी हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था, मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह का नाम था, ऐसे बहुत बहुत दिग्गजों के नाम थे। जब ये नाम आया राठी जी, तब ये स्थिति हुई कि पूरा देश सख्ते में था, और लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि ये आरोप गलत है और मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं जब तक कि मैं इस आरोप से बाइज्जत बरी नहीं हो जाता। अगर ये आरोप है तो मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, और इससे बरी होने तक मैं संसद में नहीं आऊँगा। ये था नैतिकता का मापदंड। अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि मेरे बैंक खातों में कोई पैसा मुझसे अनुमति के बगैर जमा न किया जाए, क्योंकि लोग अगर चाहते तो उनके खाते में पैसा जमा करके बोलते कि इनके खाते में इतने पैसे जमा किए गए, इसलिए ये हवाला कांड के भी आरोपी है। तो नैतिकता के मापदंड तो पहले इस तरह से हुआ करते थे। अब तो आपकी जेब में सरासर पैसे मिल जाएं तो आप कह सकते हैं कि मैं अल्पसंख्यक हूँ इसलिए मुझको फंसाया जा रहा है, मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए फंसाया जा रहा है, या मैं राजनेता हूँ इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया जाए। तो ये आशंकाएं कमज़ोर और बेईमान लोग ज़्यादा करते हैं, और मुझे लगता है कि इस पर काम की ज़रूरत है। राठी जी, समय खत्म हो चला, आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों पे काम की आवश्यकता है। अगर हमें पूरे देश को एक सही दिशा में, एक सार्थक दिशा में ले जाना है, तो हमें, और जब तक कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे लोकसभा पे 2-2, 3-3 दिन की बहस का टाइम होना चाहिए, जिससे हर आदमी की मंशा, आम जनता को पता तो लगे। इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। टाइम तो होना चाहिए, लेकिन बहस कौन करे? नहीं, बैठना चाहिए, बहस करे, जिससे हाँ, मैं कह रहा हूं कि भाई पक्ष ने कुछ कहा। सदन में इस तरह के मुद्दों पर सरकार को बहस के लिए मजबूर करने का काम विपक्ष का है। सरकार तो चाहेगी कि वो आसानी से
इस पर निकल जाए चुपचाप से। मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि पक्ष को भी कराना चाहिए और विपक्ष को भी कराना चाहिए, जिससे पक्ष की मंशा और विपक्ष की मंशा भी आम जनता के बीच पूर्ण रूप से आए। बिल्कुल। अभी सिर्फ प्रेस रिलीज के माध्यम से या छोटे छोटे इंटरव्यू के माध्यम से किसी एक व्यक्ति विशेष का विचार आ जाता है। ना, इसमें तो अभी सदन में इस पर बात आई थी, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग बाहर थे, वॉकआउट कर गए। जब इस तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरने की जरूरत है, ना कि सरकार को फ्री हैंड देने की जरूरत है, खुला रास्ता देने की। इस पे सेफ स्पेस की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस मुद्दे पर कभी और हम विस्तार से बात करेंगे। ये हम कह सकते हैं कि 130वां संशोधन है ये। अगर ये लागू होता है तो फिर एक बड़ा काम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, दुबे जी आपका, और राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।